जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रसूना क्लासेस 3646 पर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th क्लास का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा बार हर एक वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। और इस सेशन में आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसके साथ जो भी टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन रहते हैं या जिनका अंतर पूछा जाता है उस वाले क्वेश्चन को हम लोग जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने इसका नाम रखा है एटम बम। हाँ, आप लोग जानते हैं कि एटम जो है, जब एटम बम फूटता है तो कितना बड़ा धमाका करता है। उसी तरीके से ये जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एक तरीके का एटम बम का काम करेगा। 2023 12th का जो है ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो मैक्सिमम पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में देखते ही छप गया होगा, क्या होगा इसका आंसर? दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी क्वेश्चन आपका आता है। बाइलिंगुअल यदि कोई बच्चे इंग्लिश वाले होंगे तो ये आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको देख लेंगे। ये आपको जो है द्विलिंगी पुष्प में देखने को मिला होगा। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है इसमें आपको मिला होगा, तो आप इसके ऊपर अच्छे से निगाह डाल लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए, डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर लिखिए। दो अंतर, देखिए अंतर वाला तो बाय द वे एक क्वेश्चन इसमें आ गया, लेकिन अभी और आगे जो है आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाला है। डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर लिखिए। डीएनए आप जानते हैं ये आनुवांशिक है, आरएनए जानते हैं इसकी ये न्यूक्लियर प्रोटीन है ना, तो इसके बारे में आप लोग जो है अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुनर्योगज तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इसको देखिए आपको मिला होगा रिकम्बिनेंट डीएनए। चलिए, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ कि ये रिकम्बिनेंट होता क्या है। देखिए, री प्लस कॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, देखिए, री का मतलब होता है दोबारा से, अगेन। ठीक है, कॉम्बिनेंट का मतलब होता है एडिशन ना, मतलब अगेन, दोबारा। एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो देखिए दोबारा हम लोग किसको जोड़ेंगे? डीएनए को। किसको जोड़ेंगे? डीएनए को। तो दोबारा जब डीएनए को हम लोग जोड़ेंगे तो उसको कह देंगे रिकम्बिनेंट। अब इसमें रिकम्बिनेंट इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, इसमें जो है जोड़ने के लिए हमको एक आणविक कैंची की आवश्यकता पड़ती है। आणविक कैंची कुछ बच्चों का जो है प्री बोर्ड के एग्जाम में ना चाकू के नाम से पूछा गया था। आणविक चाकू क्या है? तब देखिए, आणविक कैंची जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ना, उसके द्वारा जो है हम लोग डीएनए के स्ट्रेन को, डीएनए का जो अनुक्रम है, इस डीएनए के अनुक्रम को काटते हैं और फिर से दोबारा नए स्ट्रेन के पास जा कर के जोड़ देते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है। डीएनए को पहले काटिए, फिर उसको जोड़िए, फिर से जोड़िए, तो दोबारा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रिकम्बिनेंट। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? आभासी झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। आभासी फल समझिएगा, आभासी फल और अनिषेक जनित फल, जो पुष्पासन से जिस फल का निर्माण हो जाता है वो आभासी फल हो जाएगा। अनिषेक जनित फल का मतलब मैं इसी में आपको देखिए क्लियर कर देता हूँ कि अनिषेक जनित क्या होता है। देखिए, इसमें देखिए लगा है अनिषेक, अ प्लस निषेक। चाहेंगे तो आप इसी वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अनिषेक, तो अनिषेक, निषेक जो है ये है फॉर्मेशन एक निषेचन का। किसका? निषेचन का। उसमें फल लगा है। ऐसे फल जो फल तो बनते हैं लेकिन वो उसमें निषेचन नहीं होता है। अ का मतलब नहीं। ठीक है,
जिनमें निषेचन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फल बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं केला का। किसका? केला का। देखिए केला का जो फल होता है उसका पूरा का पूरा आप देखे होंगे कि इस तरीके से झुका रहता है नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे जो है केला नीचे की ओर झुका रहता है और इसका एक नीचे फूल रहता है ये, ठीक है, देख पा रहे हैं ना। इसका एक जो है नीचे की ओर फूल रहता है। तो निषेचन जब होने की बारी आती है तो हम लोग देखिए बताए क्या है कि जब पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होता है तो यहाँ पर स्त्री केसर और पुंकेसर के बीच होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र पर हुआ, वर्तिकाग्र के पास से वर्तिका क्या करेगा, इसके सहारे सहारे जो भी पोलिनेशन हुआ है उसको उठा करके अंडाशय तक ले जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है हमारा, पुष्प का ये अंडाशय है बाय द वे सपोज, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा पोलिनेशन हुआ, यहाँ से उठा करके वर्तिका के द्वारा जो भी नीचे परागण हुआ है वो अंडाशय तक जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पुष्प क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है। तो भाई ये देखिए गुरुत्वीय गति के द्वारा, गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा जो भी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वह अंडाशय तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ जो है परागण होने के बाद अंडाशय तक कोई भी युग्मक पहुँचा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर परागण हुआ लेकिन निषेचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे फल को कहते हैं अनिषेक फल। क्या कहेंगे? अनिषेक फल। समझ में आ गया? ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अगला है लैक प्रचालेक से आप क्या समझते हैं? लैक, लैक का मतलब समझ जाइएगा लैक्टोज। क्या चीज़? लैक्टोज, ठीक है। जब अनुक्रम पढ़ेंगे, कोडिंग पढ़ेंगे ना, उस वक्त जो है लैक्टोज का प्रचालक होता है। इसको इंग्लिश में आएगा आपका लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे देंगे। अगला ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में इससे अछूता क्वेश्चन रहता ही नहीं है, एक नए क्वेश्चन इससे रहेगा। प्रतिरक्षा क्या है? इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है? चलिए देखते हैं। इम्यूनिटी जो है एक ऐसा तंत्र है, ऐसा तंत्र है जो क्या करता है, हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगा? प्रतिरक्षा। यानी कि प्रति का मतलब है जितने भी कारक हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, जितने भी फैक्टर जो हमको बीमार करते हैं उसके प्रति क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। यानी रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता, जो कारक हमारे शरीर में पहले से मौजूद हैं वो क्या है? प्रतिरक्षा। तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। मेंडल के नियमों को समझाइए। भाई ये मेंडल का जो नियम है, नियम आप समझ लीजिएगा। नियम जो तीनों नियम है ना, कौन कौन सा 3 ठो नियम है? एक आपका प्रभाविता का नियम है, ठीक है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। पृथक्करण का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण। फिर आएगा स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन। ये तीनों तो आपको क्लियर करना ही करना है। कभी कभी इसमें आ जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता ऐसा पूछ देता है। तो आप लोग ये जो तीनों जितने भी हैं सिद्धांत मेंडल के, ग्रेगर जॉन मेंडल का, इसके सभी सिद्धांतों को आप अच्छे तरीके से दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आना कन्फर्म है, मैं बता दे रहा हूँ। इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं इसमें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसमें से आएंगे। ये प्रत्येक वर्ष हुआ है, इस बार भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिंग सहलग्न से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन आ गया, लिंग सहलग्न से आप क्या समझते हैं? तो लिंग सहलग्न का मतलब है जब आप कोई व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, F1 से F2 में जाता है, तो इसके साथ लिंक होकर के जाते हैं। कुछ जो है ऐसे जीन हैं ना जो लिंक होते हैं। क्या होते हैं? लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, ये जो लिंग हैं यानी जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम है, ठीक है, वो जो है आगे चल करके ना लिंगों का निर्धारण करते हैं। और लिंग में जो भी विकार होता है, डिसऑर्डर आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उन सब का जो है निर्धारण करता है। तो इसको कहते हैं लिंग सहलग्न। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बाकी चीज़ें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग।
देखिए अगला है चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। देखिए चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखना है। तब देखिए आपको जो है समष्टि जैव और समष्टि में पढ़ाया गया है, ठीक है। ये जो है चरघातांकी, उसमें जो है एस वक्र सिग्मॉइड वक्र बताया गया है। आप उस वक्र को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का वक्र रहता है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, ऐसे जाता है ना, सिग्मा का रहता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये क्लास में भी बता दिया गया है, आपके बुक के चैप्टर में भी है, आप अच्छे से देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, लेकिन रैंडमली पूछता है। हर दो साल तीसरे साल के अंतराल पर इससे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो आप चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, केवल समीकरण ही लिखना है। आपको समीकरण लिखने के बाद उसमें से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आएगा तो केवल समीकरण पूछ के छोड़ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उल्ब वेधन पर टिप्पणी कीजिए। उल्ब वेधन, जब कोई ना मादा गर्भावस्था की अवस्था में रहती है, प्रेगनेंसी की अवस्था में रहती है, उस वक्त जो है उनके गर्भ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स बनने प्रारंभ हो जाते हैं। उसको जो है किसी इंजेक्शन के द्वारा, टीके के द्वारा निकालने का प्रक्रिया, ये सब जो है किस में आता है, उल्ब वेधन में आता है। आप जब जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप जो है जा करके इस पर गहन अध्ययन कीजिए, फिर जो है आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या जो है हमारा किस तरीके का आने वाला है। चलिए ये तो हुआ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग टिप्पणी वाला, ठीक है, टिप्पणी और अंतर वाले प्रश्न, ठीक है, टिप्पणी और अंतर वाले प्रश्न। चलिए टिप्पणी देखते हैं हम लोग किस तरीके से हो रहा है ना। कह रहा है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इसमें केवल टिप्पणी अंतर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक, ठीक है। आप भ्रूण कोश को क्लियर कर लीजिए, भ्रूण बनता कैसे है, इसमें ना कौन सा निषेचन होता है, कौन सा संलयन होता है, विपुंसन देखिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा पेचीदा है, लड़कों को लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन समझिए विपुंसन जो है किसी भी पुष्प का जो परागकण होता है ना, उसको उसके पुष्प के जो भी पुंकेसर या स्त्री केसर के ऊपर परागकण है उसको काट कर अलग करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, विपुंसन है। इसको मतलब सीधा समझते हैं, परागकण को काटकर अलग करने की विधि क्या है, विपुंसन है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, टिप्पणी करने वाला है, अच्छा खासा मार्क्स दे करके जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, ये देखो मैं इसलिए हर जगह से चुन करके बनाया हूँ, इसमें से कोई ना कोई एक आपका जो है कर सकता है। ऐसा नहीं है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए तो यही आ जाएगा, असंग जनन, रेड डेटा बुक, प्लेसेंटा। हो सकता है असंग जनन के साथ विपुंसन यहाँ दे दे, यहाँ पर भ्रूणकोश के साथ प्लेसेंटा यहाँ दे दे, ये भी हो सकता है, संभावनाएं इस तरीके से होती हैं। असंग जनन, रेड डेटा बुक, प्लेसेंटा। रेड डेटा बुक बता दूं जिसमें ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं उन सब के आंकड़ों की सूची जिसमें तैयार किया जाता है उसको कहते हैं रेड डेटा बुक, ठीक है। अगला प्लेसेंटा है, जब कोई बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, छोटा भ्रूण जब पल रहा होता है तो उसको भी हम लोगों की तरह ही बहुत सारे प्रकार के पोषण भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी उत्सर्जन करते हैं। तो उनको उत्सर्जन करने का, भोजन प्रदान करने का आदि का जो मार्ग देता है वो कौन है, वो है प्लेसेंटा, ठीक है। इसको हिंदी में आप अपरा के नाम से मिलेगा, अपरा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही है ना, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इतने सारे टिप्पणी करने के लिए नहीं आएंगे, ये आपको जो है अथवा में करके बताया जा रहा है, ऑप्शनल। फर्स्ट है बीटी फसल। बीटी फसल कभी कभी पूछ देगा बीटी कपास, बीटी कपास आ चुका है इसलिए मैं बीटी फसल को रख रहा हूँ, है ना। बीटी का मतलब है बीटी बैसिलस
थुरिंजिएसिस, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है बैसिलस थुरिंजिएसिस क्या है। इसमें एक विशेष प्रकार का कुछ ऐसे लिक्विड और पदार्थ होते हैं जिससे जो है किसी भी फसल में कीड़ा उड़ा लग नहीं पाता। ये मुख्य रूप से विकास करने में आगे हो जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये देखिए ये क्वेश्चन आने वाला है ना, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, उष्ण तप्त स्थल, ठीक है। तो आप जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, समष्टि वाले में आएगा, जैव विविधता के चैप्टर में है। और एक है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ये आता है HGP के भी नाम से कभी कभी आ जाता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें आपको बताया जाता है डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, एक डीएनए के खंड में कितने जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3.617 × 10⁹ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इसमें है आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब है, पहले जो है जो भी लक्षण सामान्य रूप से दिख रहे हैं, जैसे किसी का ना कोई खानदान चला रहा है, वंश चला रहा है, वंश में किसी के जो है नाक के ऊपर बाल नहीं था, नाक के ऊपर बाल नहीं थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि अगले पीढ़ी में उसके एक जो वंश आ रहा है उसके लड़के के ना नाक के ऊपर बाल आ गए, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी। इसमें क्या है आपका जो है डीएनए जो है ना, जितने भी दुनिया में लोग हैं लगभग 3 अरब के आसपास हैं, 3 अरब, और इसमें जो है किसी का भी डीएनए का फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करता है। ये जो है हमारे जेनेटिक कोड के ऊपर डिपेंड करता है, AUGC जो एडेनिन, ठीक है, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन ना, इन सब के ऊपर डिपेंड है। और इन्हीं पांचों का कमाल है कि जितने भी विश्व में लोग पाए जाते हैं उनका जो है डीएनए का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग देख लेंगे, इसका महत्व आ सकता है ना। ये मुख्य रूप से पहचान करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता। वर्णांधता को आप कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, जो ग्रसित व्यक्ति होगा, ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे में विभेद वो जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ये आने ही वाले हैं, ये सब क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। ये देखिए नया नया क्वेश्चन, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी समझिएगा, बायोपायरेसी। इसमें देखिए ऐसा कुछ है ना कि, लेकिन हम इसको दिमाग से लगा सकते हैं। बायो का मतलब होता है जीव या जैव संसाधन, जैव संसाधन। पायरेसी का मतलब होता है ना चोरी करना, या बिना पूछे, चोरी करना तो नहीं कह सकते हैं, बिना पूछे प्रयोग करना, बिना पूछे प्रयोग करना, ठीक है। यदि कोई किसी भी देश का कोई संसाधन है, जैविक संसाधन है, यदि दूसरा देश का कोई व्यक्ति उससे बिना पूछे, बिना अनुमति लिए, ठीक है, यदि उसका प्रयोग करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है GEAC से जो है परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर के आप किसी भी दूसरे देश का जो भी जैव संसाधन है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं ना, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। तो आप ये जितने भी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर सुझाए गए हैं ना, चाहे टिप्पणी वाले हैं या अंतर वाले हैं, या इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाया गया इतना सारा, एक बार आप देख सकते हैं, दोहरा निषेचन, ये सब जो भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप यदि अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, आप दिमाग में अपने इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं करें तो आपको जो है, जिनको ये लग रहा होगा कि हमारा जो है अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाएगा,
उनका एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से जा सकता है। तो हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। जल्द से जल्द आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके आइए और अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रामवासियों का नाम रोशन करें। जय हिंद।